एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 23 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 34 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए यदि आप इस एग्जाम को करेक्ट करना चाहते हैं तो चलिए फिर हम लोग देरी ना करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है। तो वह जो है आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ साझा करता है अपनी सीमा। तो वह कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा बनाती है। वह कौन सा है? दिल्ली है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्या है क्वेश्चन आपका 2? कि साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। तो वह नई दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 12 मार्च 1954 को हुई थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिए जाते हैं कुल 24 भाषाओं में जो है यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है। तो वह जो है केरल राज्य है आपका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि हम लोग यह बात करें कि विश्व में रबर उत्पादक देश में सबसे प्रथम द्वितीय कौन से है, तो मलेशिया जो है रबर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और उसके बाद इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ये सभी देश उसके बाद आते हैं। तो क्लियर। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो आइए हम लोग कुछ और भी फसल से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं कि कौन सा फसल जो है कौन से स्टेट में, कौन सा स्टेट जो है कौन से फसल में अग्रणी है। तो चावल जो सबसे अधिक कौन उपजाते हैं वह पश्चिम बंगाल उपजाते हैं फर्स्ट प्लेस में। दूसरे प्लेस में यूपी है आपका। गेहूँ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है और उसके बाद पंजाब में होता है। मक्का आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होता है, उसके बाद कर्नाटक में होता है। दाल सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है आपका, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। मूंगफली सबसे अधिक आपका गुजरात में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है। छोटी इलायची आपका केरल में होता है। प्याज आपका महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद सेकेंड प्लेस में मध्य प्रदेश में होता है। कपास जो है सबसे अधिक गुजरात में होता है, उसके बाद सेकंड प्लेस में महाराष्ट्र में होता है। गन्ना सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद सेकंड प्लेस में महाराष्ट्र में होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि प्रथम एवं द्वितीय स्टेट की हम लोग यहाँ पे चर्चा की है कि कौन सा फसल कौन से स्टेट सबसे अधिक उगाते हैं और सेकेंड प्लेस में उगाते हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके 4 है कि ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये शिमला जो ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी वो किसने बनाई थी? डलहौजी ने बनाई थी 1856 ईस्वी में। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 5 है। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी। तो वह बाबर के द्वारा हुई थी। जब बाबर ने लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, तो उसके साथ जब लड़ाई किए जिसको हम लोग पानीपत की प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं, तो उसमें जो है इब्राहिम लोधी क्या हो गए? पराजित हो गए। और उसके बाद जो है बाबर ने उस लोधी वंश को ख़त्म करके वहाँ पर मुगल वंश की स्थापना किए थे। तो क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बाबर के बेटे कौन थे? हुमायूं का बेटा अकबर। इस तरह से उसका वंशज आगे बढ़ते जाता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि भारतीय संविधान के भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है। तो यह नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बी में आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है? तो वह 3 भाग में है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और सी में आपका प्रस्तावना, डी में संघ और इसके क्षेत्र हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में जो है संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि खाली जगह पर लड़ा गया प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो वह कब लड़ी गई थी प्लासी का युद्ध, कौन से डेट में, कौन से ईस्वी में? तो यह जो है 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और किसके किसके बीच हुआ था? तो यह जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और उसके बाद इससे रिलेटेड और एक बहुत ही फेमस युद्ध है, कौन सा है? तो वह है आपका बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और यह जो है इसमें जो अंग्रेज पराजित नहीं, अंग्रेज की विजयी हुए थे, अंग्रेज में विजयी हुए थे। जिसके पश्चात जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार है उसको प्राप्त हो गए थे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन में आपका आइड है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका तंजावुर में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर। और तंजावुर जो थे वह चोल वंश की राजधानी थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और बृहदेश्वर मंदिर को जो बनाया था, किसने बनाया था? राजा राज प्रथम ने बनाया था। इसीलिए हम लोग बृहदेश्वर मंदिर को जो है राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और एक पारसी ब्राउन था, पारसी ब्राउन ने जो है बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा है। और बृहदेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ शैली का एक श्रेष्ठतम प्रतिनिधि है। और ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखें कि दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनाई जाती है वह द्रविड़ शैली से ही बनाई जाती है। तो क्लियर। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रही हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनती है वह कौन से शैली से बनाई जाती है, और मध्य भारत में जो भी मंदिर बनती है वह कौन से शैली से बनाई जाती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 9 है, क्या है देखते हैं कि इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और यह जो है 2 बार उपराष्ट्रपति बने, 1 बार राष्ट्रपति भी बने हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और आपका डी में है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी जो है बेलूर मठ परमहंस मिशन की स्थापना किए हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि स्वामी विवेकानंद जी जो है बेलूर मठ की स्थापना कब की और परमहंस मिशन की जो स्थापना की थी वह कब की थी। इन 2 डेट को आप लोग ज़रूर मेंशन करके कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्लियर। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है वह कौन से पुस्तक लिखे थे जो कि बहुत ही फेमस है? तो राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग पुस्तक लिखे थे स्वामी विवेकानंद ने। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो वह बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो यह जो है मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो वह पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो यह जो कुंडग्राम गांव में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम गांव में हुआ था इसका जन्म। और महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वह जो है रिजुपालिका नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 13 है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपके वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह क्या है? वह कृषि है। तो क्लियर। और बिहार का लगभग 70 से 80% जो जनसंख्या वह कृषि पर ही आश्रित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन में आपका 14 है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, तो वो कौन सा जिला है? रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें या सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो वह रोहतास जिला ही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताएं कि सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन में आपका 15 में निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है वह बिहार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन में आपका 16 में कि द लाइव्स ऑफ अदर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं आपका कौन है, देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है आपका अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा जो है यह द व्हाइट टाइगर लिखे हैं, यह जो है द लाइव्स ऑफ अदर्स नहीं लिखे, तो वह द व्हाइट टाइगर। बी ऑप्शन में आपका है कि सेनतानी घोष। सेनतानी घोष जो है यह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। और सी में आपका है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो है यह कौन से बुक लिखे हैं? द शैडो लाइन्स लिखे हैं अमिताभ घोष। और नील मुखर्जी जो है द लाइव्स ऑफ अदर्स बुक लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं वह किस तरह के होते हैं? तो यह पौधे जो होते हैं अपनी पत्तियों को हर वर्ष गिरा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह पर्णपाती वन को हम लोग जो है और भी नाम से जानते हैं, जैसे पर्णहरित वन, चिन्हहरित वन, इस वन के नाम से पर्णपाती वन को जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और पर्णपाती वन जो होते हैं ये वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में जो ये अपने पौधों की पत्तियों को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। आइए हम लोग कुछ पर्णपाती वन को भी जान लेते हैं, जैसे कि साल हो गया आपका, सागवान, शीशम, बेत, चंदन, सहतूत, महुआ, ये सभी जो है पर्णपाती वन है। और इस तरह के पर्णपाती वन या वन क्षेत्र वाले एरिया में जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और मुख्य रूप से भारत के कौन कौन से राज्य में जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में पाया जाता है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो वह जो है आपका शेयर बाजार तथा भावी बाजार, यह जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से? तो वन हो गया, शिक्षा, रेलवे, ये सभी जो आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और रेलवे तो आपका जो है संघ सूची में आ जाता है। तो वन, शिक्षा, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और रेलवे हो गया, जनगणना हो गया, ये सभी जो आते हैं संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और भारत के संविधान में जो है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया है वह कौन से अनुसूची में किया गया है? तो ये अनुसूची 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची लिया गया वह कौन से संविधान से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो वह दिल्ली का जो जंतर मंतर है वह जो है विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जबकि जंतर मंतर जो कि जयपुर में जो अवस्थित है, वहाँ उसको जो जयपुर में अवस्थित है उस जंतर मंतर को जो है 2010 में विश्व धरोहर स्मारक में शामिल किया जा चुका है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सभी तो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और विश्व धरोहर स्थल को कौन जो है सूचीबद्ध करता है? तो यह यूनेस्को करता है। तो यह भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है देखते हैं। 20।
20 है आपका क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो कहाँ दिया था महात्मा गांधी जी ने 1931 ईस्वी में जो है वाराणसी में दिया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में 1931 में दिया था। और यह वाराणसी में जो दिया था तो वो कौन से प्लेस में दिया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। तो क्लियर। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि कौन से ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी ने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो वह जो है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर। और एक पालनी पहाड़ियाँ जो कि दक्षिण भारत की ही पहाड़ियाँ हैं। तो पालनी पहाड़ियों में जो है आपका कोडाई कलान नाम की एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इलायची की पहाड़ियाँ जो है केरल राज्य में अवस्थित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 22 में है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो वह जो है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जो कि पीयूष ग्रंथियों से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और पीयूष ग्रंथि जो अवस्थित होती है मस्तिष्क में अवस्थित होती है। यह जो 13 प्रकार के हार्मोनों को स्रावित करती है, जैसे कि आपका वृद्धि हार्मोन हो गया जिसको हम लोग सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। TSH हार्मोन हो गया जिसको हम लोग थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इस तरह के हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि ही स्रावित करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। जैसे कि दो तरह की ग्रंथि होती है, एक होती है अंतःस्रावी, एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है हार्मोन स्रावित करती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है वह एंजाइम को स्रावित करती है। और ए में आपका है थाइमस ग्रंथि, यह भी जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। और थाइमस जो है टी लिम्फोसाइट का निर्माण कार्य में यह भाग लेती है। और टी लिम्फोसाइट क्या है, टी लिम्फोसाइट आपका जो है आपके प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाती का कार्य करता है टी लिम्फोसाइट। और थायराइड ग्रंथि यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे घेंगा हो गया, आयरन कमी से होता है। उसके बाद मिक्सिडीमा, जड़ मानवता मिक्सिडीमा जो होता है वह बुजुर्गों में होता है। और जड़ मानवता जो होता है बच्चों में होता है। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और सी में आपका है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और यह भी जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। और एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग लड़ो या उड़ो हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि से एक एपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन स्रावित होती है, जो कि हृदय की गति जो अचानक बंद हो जाती है तो उसको शुरू करने का कार्य जो है एपिनेफ्रिन हार्मोन का ही होता है। तो ये भी सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि हार्मोन एंजाइम ये सब जो होता है इसमें विद्यार्थी बहुत ही कंफ्यूजन करती हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो वह कौन से मनाती है थारू। तो ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो डी में जो आपका होगा वह थारू होगा। तो थारू जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और हम लोग आइए कुछ और जनजाति के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि भारत में सबसे अधिक जो जनजाति होती है, अधिक जनसंख्या वाली जनजाति वह कौन सा है, गोंड है। कौन सा, गोंड है आपका। और बैगा जनजाति जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और थारू, बुक्सा, उसके बाद भोटिया जनजाति जो उत्तराखंड में पाई जाती है। शहरिया जनजाति आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और पहाड़ी जनजाति जो आपका संथाल परगना में रहने वाली जनजाति है। इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि जनजाति से जी अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है। तो ये जो लाल किला परिसर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और
लाल किला परिसर में तो स्थित है, लेकिन मोती मस्जिद को किसने बनाया था? तो मोती मस्जिद को जो है शाहजहां ने बनाया था। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और मोती मस्जिद जो है आगरा में अवस्थित है और इसे जो है विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया जा चुका है, क्योंकि लाल किला के अंदर परिसर है तो लाल किला को जो है विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया जा चुका है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और एक है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? तो आपका औरंगाबाद में है और जिसको किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 25 में कि निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो वह जो आपका सेरिब्रम है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सेरिब्रम जो होता है मानव मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है लगभग 1.5 किलो का होता है और मनुष्य का मस्तिष्क जो है अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है? तो यह शरीर को संतुलन बनाए रखना एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना इसका कार्य है। और मस्तिष्क में मान लीजिए कोई मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का यदि विकार पैदा हो जाता है तो उस विकार का जो पता लगाया जाता है वो किसके माध्यम से लगाया जाता है? तो EEG एक टेस्ट होता है, उसके माध्यम से लगाया जाता है। इससे रिलेटेड एक है ECG। ECG में कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। EEG आपका हो गया जो कि मानव मस्तिष्क में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसके पता लगाने हेतु। और ECG होता है वह हृदय में कोई विकार जो उत्पन्न होता है तो उसको पता लगाने के लिए होता है। और हृदय से संबंधित एक पेसमेकर टेस्ट होता है। पेसमेकर में क्या होता है कि मान लीजिए हृदय की गति यदि किसी कारणवश जो धीमी पड़ जाती है तो उसको फिर उसी समान अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर टेस्ट किया जाता है। पेसमेकर के माध्यम से ही उस गति को समान अवस्था में लाया जाता है। और एक होता है CT स्कैन टेस्ट होता है। CT स्कैन टेस्ट जो होता है मान लीजिए किसी व्यक्ति के पूरे शरीर में यदि कहीं इफेक्ट है, कोई से भी प्रकार का डिफेक्ट यदि पैदा हो जाता है तो उसका पता लगाने के लिए CT स्कैन किया जाता है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कोई भी आपका जो टेस्ट पूछ लिया जाता है कि इस टेस्ट कौन से आपके शरीर के पार्ट से संबंधित है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सी एक वायरस जो है जनित बीमारी है? तो आपका जो पोलियो रोग जो होता है वो वायरस जनित बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पोलियो रोग जो होता है कौन से विषाणु के कारण होता है? तो निस्यनंदी विषाणु के कारण जो है आपका पोलियो रोग होता है। और इस रोग के प्रभाव से जो है केंद्र नाड़ी संस्थान परिसर जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। और रीढ़ की हड्डी और आंत जो है, आंत की कोशिकाएं, ये सभी क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। और मलेरिया के टीके की जो खोज की थी या इंजेक्शन की जो खोज करी थी किसने की थी? जॉन ई सॉल्क ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि कौन से, तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और WHO जो है भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर भी दिया है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और आपका ऑप्शन C में कुष्ठ रोग है, D में प्लेग रोग है। तो ये दोनों रोग जो होता है यह जीवाणु जनित रोग है। तो ये भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 27 है कि ओजोन का अणुसूत्र क्या है? तो ओजोन का जो आपका अणुसूत्र है वह O3 है। तो क्लियर। और ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणु के बराबर होता है। तो ये भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और हम लोग ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वह कौन सा डेट है? तो 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत के संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और ओजोन परत को हम लोग जो है पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में भी मानते हैं इसको। और ओजोन परत की सबसे हानि होता है किससे होती है? तो वो CFC गैस से होती है। CFC गैस को हम लोग फ्रियोन गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और ओजोन परत के संरक्षण हेतु जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है जो कि 1987 ईस्वी में हुआ। तो यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 ईस्वी में हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा ए होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन आपका 28 में क्या है देखते हैं कि कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है। तो वह कौन सा जीव है आपका केचुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और केचुआ जो होता है, केचुआ को हम लोग किसान का मित्र भी कहते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग का जो प्रयोग होता है जैविक खाद के रूप में होता है। और जैविक खाद जो होता है पर्यावरण एवं मिट्टी के पोषक तत्वों क्या करता है, बहुत ही बढ़ाता है और लाभदायक पहुंचाता है। और केचुआ जो होते हैं यह एनालिडा संघ के प्राणी है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। और इसके जो केचुए के अंदर जो जीवद्रव पाए जाते हैं उस जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन आपका किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह होते हैं। तो वह कौन से ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं। तो आपके शनि ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं। तो 83 जो है शनि ग्रह के उपग्रह हैं, सबसे अधिक है। और दूसरे स्थान में जो है आपका बृहस्पति है जिसका 79 उपग्रह है। और शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह कौन सा है, टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। यदि हम लोग बृहस्पति ग्रह की बात करें कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह गैनीमीड जो है। और गैनीमीड उपग्रह जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में क्या, सॉरी 13 में क्या है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की जो राजधानी है वह ओस्लो है और इसका करेंसी क्या है, क्रोन है। और रोम बी में आपका रोम है। रोम किसका कैपिटल है, तो यह जो है इटली का कैपिटल है। और इसका यूरो जो है क्या है, करेंसी है इटली का। और ओटावा जो है कनाडा का कैपिटल है और करेंसी क्या है, डॉलर है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का कैपिटल है, इसका करेंसी क्या है, पेसो अर्जेंटीना का। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था। तो वह जो था मान सिंह प्रथम जो था वह प्रथम विश्वसनीय सेनापति था सम्राट अशोक का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। और अकबर जो थे मुगल सम्राट से संबंधित है। और अकबर का जो राजस्व मंत्री थे या दीवान कहे तो वह कौन था, राजा टोडरमल था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और डी में आपका है तानसेन। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में संगीतकार थे। और तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे था। और यह जो है इसका जन्म जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। 1586 में ग्वालियर में हुआ था। और बीरबल जो है इसका बचपन का नाम जो है महेश दास है। और बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू था। और बीरबल जो है एकमात्र ऐसा हिंदू था जो कि दीन ए इलाही को अपनाया था। और यह प्रथम हिंदू भी था और अंतिम भी था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 32 है कि समय को मापने के यंत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग क्रोनोमीटर के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हम लोग और भी क्विकली जो है और कुछ यंत्र को हम लोग जान लेते हैं। तो वो कौन कौन सा है, जैसे अनिमोमीटर। अनिमोमीटर का हम लोग यूज किस में करते हैं, तो हवा की शक्ति तथा गति को मापने में करते हैं। बाइनोक्यूलर का हम लोग यूज जो है दूर की वस्तुओं को देखने के काम में करते हैं। कैलोरीमीटर का यूज हम लोग ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में करते हैं। मेगाफोन का यूज हम लोग ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। मैनोमीटर का यूज जो हम लोग गैस का दाब ज्ञात करने में करते हैं। फैदोमीटर का यूज जो हम लोग समुद्र की गहराई नापने में करते हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में क्या है कि उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। राज्यसभा की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो वह जो है 31 है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उत्तर प्रदेश से जो है उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के सीटों की जो संख्या है वह भारत के सभी राज्यों से अधिक है। और उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 80 है।
और यह भी जो लोकसभा के सदस्यों की जो सीटों की संख्या जो 80 है, यह भारत के सभी राज्यों की लोकसभा की सीटों की संख्या से अधिक है। सबसे अधिक राज्यसभा की सीटों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में ही, और लोकसभा की सीटों की संख्या भी कहाँ पे है, आपका उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और लोकसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या जो हो सकती है, कितना हो सकती है, 552 हो सकती है। और राज्यसभा के सीटों की जो संख्या है सबसे अधिकतम जो हो सकती है, कितना हो सकती है, 250 हो सकती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यदि हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 है, और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और विधान परिषद की संख्या कितनी है बिहार में, तो 75 है। और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 34 है, और यह जो क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन बट नोट लिस्ट है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह किससे संबंधित है। तो ए में आपका है राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, बी में आपका केंद्र सरकार, सी में आपका है राज्य सरकार, डी में आपका है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो यह जो संबंधित है आपके राज्य सरकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए किस तरह से संबंधित है, क्योंकि राज्य सरकार के जो भी उसकी शक्तियां हैं, राज्य सरकार की शक्तियां, उसका जो वर्णन है संविधान में आर्टिकल 152 से 237 के बीच है। तो इसी के बीच इसी के बीच जो है 222 आर्टिकल है। तो यह भी जाहिर सी बात है किससे संबंधित होगा, राज्य सरकार से ही संबंधित होगा। तो क्लियर। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय के संविधान में भाग 4 में वर्णित है, और यह आर्टिकल 36 से लेकर आपका 51 तक है। और भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और भारतीय संविधान के भाग 3 में यह वर्णित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और उच्च न्यायालय का जो वर्णन है हमारे संविधान में वो आर्टिकल 214 में है, और उच्चतम न्यायालय का जो वर्णन है हमारे संविधान में वह आर्टिकल 124 में है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 34 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझे और डिस्कस भी किए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में सेट हो गए होंगे। यदि लगे कि अनक्लियर है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें और ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका 34 में से कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए।